हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूँ, आइए देखिए। जिस म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात करने जा रहा हूँ उसका एनएवी देखो 253 रुपये का है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 15% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। और जो मैंने फ़ंड चुना है वो एक वैल्यू ओरिएंटेड फ़ंड मैंने चुना है। अगर 5 साल में बात करेंगे तो 15% 15.47% का CAGR है यार। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं, अगर ये 10 साल की बात चल रही होगी 15% का CAGR, तो यार 4-5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। इसके बाद कंपाउंड चलता रहता है और कंपाउंड के साथ साथ मान के चलो यार 20-25 साल में अच्छा पैसा है, ये भी बना के दे देगा फंड, है ना। 3 साल में बात करेंगे तो 41% का CAGR है। 1 साल में बात करेंगे तो 15.5% का CAGR है। 1 साल में 15.5%, नो डाउट कोई शक किया ही नहीं जा सकता इस कंपनी से रिलेटेड। ऑलमोस्ट 10 साल से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है और अच्छा वैल्यू ओरिएंटेड ने इसको टॉप कैटेगरी में रखा है और वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 दिया है और देना भी चाहिए। दिनेश बालचंद्रन साहब ये आपके फंड मैनेजर रहेंगे। दैट मीन्स कि ये एक ऐसा पर्सन है, अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड है तो यही बंदा आपके पैसे को कहाँ कब कैसे क्यों लगाना है, ठीक है। कौन सा शेयर्स ख़राब हो रहा है उसको निकाल के बाहर फेंक दो, कौन सा शेयर्स अच्छा है या आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है उसको एग्जिट करो। आप जब चद्दर तान के सो रहे होते हो तो आपके लिए जिन दिनेश बालचंद्रन साहब फंड को मैनेज कर रहे होते हैं, ये आपके लिए फ्री में काम नहीं करते हैं। इसी वजह से ये एक्सपेंस रेशियो लेते हैं आपसे। कितना लेते हैं अभी मैं बात करूंगा। वैल्यू वेरी हाई रिस्क रहता है म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो। अब हमेशा याद रखना मेरे मित्र, रिस्क अपना जरूर कैलकुलेट कर लेना किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। रिस्क और रिस्क की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक किताबी कीड़ा होता है कि यार सेबी ने बोला है कि डिस्क्लेमर देना है और मेरे वीडियो पर भी डिस्क्लेमर पड़ा हुआ है तो वो डिस्क्लेमर दे दिया। पर मेरे मित्र एक फ्रेंड से अगर बात करें, ठीक, तो मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में जी हाँ एग्रेसिवली रिटर्न मिलता है। पर आपको पता होगा कि अभी सेबी का डेटा भी आया है कि ऑलमोस्ट, अगर मैं पिछले 2-3 साल से बात करूँ, सेबी का डेटा है कि 57 लाख लोग ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं। 57 लाख लोग ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं। ये कौन होंगे? ये नए नए इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने लॉस कराया और फाइनली वो ट्रेडिंग को छोड़ते हुए चलते हुए देखने को मिले, ठीक। तो स्टॉक मार्केट में यही चीज़ है, आप उन 57 लाख में कहीं आपकी भी गिनती शुरू ना हो जाए। इस वजह से हमेशा याद रखना केवल वही पैसा स्टॉक मार्केट में लेके आना जिसको 5 से 6 साल में ज़रूरत ना हो। साथ ही साथ फंडामेंटल्स, अगर वो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो किसी भी टिप पे भरोसा ना करना। फंडामेंटल्स जब अच्छे हों तभी आप इन्वेस्ट करना। और फंडामेंटल्स आप कैसे चुन सकते हो, इसके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क कर सकते हो, वो आसानी से बता देगा, ठीक। 4-5 जगह रिसर्च करो, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उस कैटेगरी का टॉप का म्यूचुअल फंड चुनो। इसी वजह से मैं अक्सर लाता रहता हूँ, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता हूँ और फिर 8-10 म्यूचुअल फंड को एक साथ रख के कंपेयर करने की भी चेष्टा कर सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हो या किसी और प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद फंड मैनेजर्स को आप देख लो कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, CA है, CFA है, ठीक है, फाइनेंस में डिग्री है, MBA फाइनेंस है, कहाँ से पढ़ा है, ठीक, ये आप देख सकते हो। पास्ट का रिटर्न आप चेक कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो ये चेक कर सकते हो। उसमें जैसे SBI हो गया, एक्सिस हो गया, निप्पॉन हो गया, ये कुछ ब्रांड है, कुछ ब्रांड को आप सेलेक्ट करके जा सकते हो। असेट साइज देख सकते हो, म्यूचुअल फंड की पोजीशन देख सकते हो कि क्या टॉप 10 कैटेगरी में वो असेट मैनेजमेंट कंपनी है क्या, उस कंपनी ने कौन कौन से शेयर्स लगा रखे हैं, क्या मैंने वो 10 शेयर कहीं मार्केट में सुने हैं उन 10 शेयर के नाम, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क भी कहीं ना कहीं आप मिनिमाइज़ कर लेते हो। और उसके साथ साथ जब आप रिस्क को मिनिमाइज़ कर लेते हो कहीं ना कहीं आपको सीखने को भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं और जब आपको सीखने को मिलती हैं आपको भर भर के रिटर्न भी मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं यहाँ से बात कर रहा था। 8,979 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.90% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेंगे। 7.17% का कैश होल्ड करके चलते हैं। S&P BSE 500 दायरा बेंचमार्क, इन्होंने बेंचमार्क का जो दायरा है वो बहुत चुना है। S&P बहुत बड़ा चुना है। 500 टोटल रेट है, 500 शेयर होंगे भाई। 500 में से पूरे 500 नहीं डालूंगा उन्होंने, ये एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर 500 शेयर्स होंगे। इस 500 शेयर्स में इन्होंने अपने लिए कुछ लेके रखे होंगे 30-4, बात करेंगे 30-40 कौन से हैं वो। एक साल के अंदर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का ये आपसे एग्जिट लोड ले लेंगे। सबसे ज़्यादा इन्होंने अगर इस प्रायोरिटी दी है वो फाइनेंशियल सेक्टर को दी है, 22.15% का। एनर्जी, इसके बाद टेक्नोलॉजी को थोड़ा कम दिया है और ठीक भी है यार, देना भी चाहिए कम, है ना, क्योंकि बड़े बुरे हालात हैं टेक्नोलॉजी के। कैश होल्ड की बात करेंगे, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मटेरियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, केमिकल, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्सटाइल और इंश्योरेंस, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। अब इन सेक्टर्स के अंदर बात कर लेते हैं किस किस शेयर्स में पैसा जाएगा।
तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स बना होगा निफ्टी 50, जहाँ आप मान लो सेंसेक्स 20 हो गया, निफ्टी 50 20 हो गया है ना, वहाँ पैसा पड़ा होगा इनका, देखिए 12.5% के आसपास वहाँ डाल रखा है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह लिए होंगे 9.13%, तो सेफ है काफ़ी पैसा इस म्यूचुअल फंड में। वैसे गेल हो गया 3.77% पैसा पड़ा हुआ, इसके साथ ICICI बैंक, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन्फोसिस। यार कंपनियां सारी इन्होंने प्रीमियम लिए, और प्रीमियम नहीं बल्कि बहुत धमाकेदार लिए हैं। और साथ ही साथ अगर मैं जैसे इन्फोसिस हो गया, ये IIT की तो हालत ही ख़राब है, ITC वगैरह देख लो तो ऑलमोस्ट एक साल में डबल कर दिया है इन लोगों ने पैसा। ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, कॉग्निजेंट है ना, स्टार DM, पंजाब नेशनल बैंक, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, टोरेंट पावर। अब जैसे टाटा स्टील अभी रिटर्न नहीं दे रहा है बिल्कुल, 148 से ऑलमोस्ट 103 के आसपास, 3 से 9 के आसपास घूम रहा है टाटा स्टील पिछले 6-7 महीने से, ठीक। लेकिन टाटा स्टील क्या है, आने वाले 10-15 साल में ये पक्का 1000-1500 वापस से पहुंच जाएगा। अभी 1100-1200 पहुंच गया था, फिर इसको ना उठा के स्प्लिट कर दिया गया, ठीक, तोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद 148 के आसपास कुछ आया, फिर 148 से टाटा स्टील नीचे 102 के आसपास पहुंचने को देखने को मिला। अभी फिलहाल 109-110 के आसपास घूम रहा है पिछले 4-5 महीने से, ठीक। तो टाटा स्टील ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील का काम ही ऐसा है, वो हो सकता है 4-5 साल ऐसी प्रेशर में चले, ऐसी प्रेशर में चलेगा 4-5 साल, फिर उसके बाद क्या होगा, कोई भी ऐसे 6 महीने होंगे जहाँ पे पूरा रिटर्न बना के धर देगा 100-200% का, इन्वेस्टर की झोली में सब बराबर कर देता है। तो टाटा स्टील देखो ऐसे शेयर्स चुने हैं इन्होंने, तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए काम करने वाला है। हीरो मोटोकॉर्प की जगह इनको डालना चाहिए था यार बजाज ऑटो, अच्छा रिटर्न दे रहा है वो, है ना। भारत पेट्रोलियम, वेंडेंट इंडिया, है ना, CESC, NHPC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सनोफी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कार्बोरंडम, बॉश, बायोकॉन, लार्सन एंड टूब्रो, सोला विनयार्ड। अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है यार सोला विनयार्ड, इसका ये नहीं, ये वो बनाता है यार, क्या आपने सुना होगा, एक बियर होती है, एक विस्की होती है, और एक क्या होता है, एक रम होती है, और एक क्या होता है यार, वाइन। सोला विनयार्ड वाइन बनाती है। दरामको सीमेंट हो गया, न्यूजियन केमिकल हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, KPR मिल हो गया, आशियाना हाउसिंग हो गया, प्रिज्म जॉनसन हो गया, NMDC हो गया, एल्केम लेबोरेटरीज, वीगार्ड, ल्यूपिन, दिशा इंडिया, है ना, गेटवे रेल फ्रेट, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंगरसोल रैंड को भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करो। मैंने कुछ कंपनियां आपको बता रखी है, जैसे ABB पावर हो गया, टिमकैन इंडिया हो गया, शॉफलर हो गया, SRF हो गया, इंगरसोल रैंड हो गया, ठीक है। ये सारी कंपनी अपनी वॉच लिस्ट में डालो, ठीक है। वॉच लिस्ट में डालने के बाद इनका ट्रैक करो, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ऊपर रिटर्न देती हैं, ठीक है। इस वजह से वॉच लिस्ट में डाल के इनको, कभी कभी क्या होता है ना, शेयर खरीदना नहीं होता है आपको, कभी कभी उसको केवल वॉच करना होता है, देखना होता है ना। इससे रिलेटेड मैं कुछ और म्यूचुअल फंड का अल्टरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 3 साल में 41% का CAGR है। टेम्पल्टन इंडिया, अगर आपके पास टेम्पल्टन का म्यूचुअल फंड है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि टेम्पल्टन के मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा फंड हाउस है एक, और टेम्पल्टन का जो फंड है, फंड के अंदर 800-900 करोड़ के आसपास ही केवल लगा हुआ है, तो इस वजह से वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूँ। अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर या कोई आज व्यूवर ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है, उसके पास टेम्पल्टन हो गया या कोई ऐसा असेट मैनेजमेंट कंपनी का है जिसको उसको नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट करो, मैं उस पर रिव्यू लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। 3 साल में बात करेंगे, 36% का CAGR है। ICICI प्रूडेंशियल, वैल्यू डिस्कवरी, ये सारे वैल्यू ओरिएंटेड फंड हैं, है ना, तो देख लो अच्छा फंड है ये। इसी के साथ साथ मैं SBI की बात करूंगा। SBI की तो बात ही क्या करना यार, 7,07,707 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है इसका, 137 स्कीम को टोटल मैनेज कर रहे हैं। SBI म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, वीडियो शेयर कर देना, इससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। 1-2 हज़ार का सब्सक्राइबर का एक टारगेट चल रहा है, इसको अचीव करने में आप मेरी हेल्प करो, और मैं आपकी हेल्प स्टॉक मार्केट में 7-7.5 हज़ार कंपनियाँ हैं, सब तक आपको पहुंचा दूंगा, चाहे वो डायरेक्टली स्टॉक के माध्यम से हो या म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो। म्यूचुअल फंड के मार्केट में जो भी टॉप का म्यूचुअल फंड होगा, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मीडियम कैप हो, लार्ज कैप हो, ठीक है, इसके साथ साथ वैल्यू ओरिएंटेड हो, या फिर है ना हाइब्रिड फंड हो, डेट फंड हो, पेंशन फंड हो, हर चीज़ के बारे में मैं आपके लिए इन डेप्थ एनालिसिस, साथ ही साथ उस म्यूचुअल फंड के बीच में टॉप का कौन सा म्यूचुअल फंड है, हर चीज़ आपको, ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ा दी जाएगी, बता दी जाएगी, सिखा दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद डिसीजन आपको लेना है। मेरे मित्रों, यहीं से मैं विदा लूँगा, कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।